अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो है काजेज़ ऑफ मल्टीकुलिनैरिटी के ऊपर। इससे गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मल्टीकुलिनैरिटी को डिस्कस किया, फिर उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि काजेज़ ऑफ मल्टीकुलिनैरिटी क्या आती हैं, मतलब ऐसे क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ जाता है। जो मल्टी के इशू की काज बनती है, सबसे पहली वजह है वो है डाटा कलेक्शन इश्यूज़। अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी एक ऐसी जगह से जो कि नैरो है और हर एक वैल्यू किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि अगर आप किसी इनकम का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और विद अ स्पेसिफिक ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट का मतलब स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, एक स्पेसिफिक सोसाइटी है, आप उन्हीं लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक बंदे का जो रिस्पांस है वो किसी दूसरे बंदे के रिस्पांस के साथ डिपेंड कर रहा होगा। वो उसके ऊपर उसको देख के वो अपना रिस्पांस आपको दे रहा होगा। तो इसकी वजह से भी डाटे के अंदर मल्टी का इशू आ सकता है। जब हम नॉर्मली प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं और प्राइमरी डाटा आप लोगों ने एक ही एरिया से, एक ही सोसाइटी से सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे तमाम लोगों के रिस्पांसेस एक ही जैसे होंगे। तो वो डाटा अगर आप डिफरेंट एरिया से जाकर कलेक्ट करें तो फिर डिफरेंट लोगों की राय, डिफरेंट लोगों की ओपिनियन वो डिफरेंट होगी, तो उसकी वजह से फिर डाटा के अंदर मल्टी का इशू नहीं आता। लेकिन अगर आप लोगों ने एक ही स्पेसिफिक एरिया से किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ओपिनियन ली है, डाटा कलेक्ट किया है, तो वहाँ पे सबके रिस्पॉन्सेस भी एक ही जैसे होते हैं, तो जिसकी वजह से डाटा सेट के अंदर इशू आ जाता है मल्टी का। तो ये सबसे पहली रीज़न है कि आपके डाटा सेट के अंदर मल्टी क्यों आती है, कि अगर आपने डाटा किसी एक ही स्पेसिफिक जगह से कलेक्ट किया हो तो। या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपने वेरिएबल आईवी वेरिएबल अपने मॉडल के अंदर इंक्लूड किए हैं, वो बाय हिस्ट्री, बाय थ्योरी वैसे ही आपस में कोरिलेट कर रहे थे। जैसे कि अगर आपके मॉडल के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या आपके डाटा सेट के अंदर मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये ऐसे वेरिएबल हैं कि ये वैसे ही थ्योरेटिकली और टेक्निकली एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो डेफिनेटली इसकी वजह से डाटा सेट के अंदर मल्टी का इशू आएगा। ये जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखी हुई है कि अगर आपके मॉडल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेट एंड बॉडी मास है, तो डेफिनेटली वेट और बॉडी मास जो है वो एक दूसरे के साथ अफेक्ट कर रहते हैं, तो इसकी वजह से डेफिनेटली डाटा सेट के अंदर मल्टी का इशू आएगा। तो ये सबसे पहली रीज़न है कि डाटा सेट के अंदर मल्टी क्यों आती है। दूसरा मल्टीकुलिनैरिटी का जो इशू है वो इंक्लूजन ऑफ इररेलेवेंट वेरिएबल है, कि आपने अपने मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल कर लिए, आपका मॉडल कम्प्लेक्स बना, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि वो जो रिजल्ट्स हैं वो ओवरलैपिंग हैं, तो इसकी वजह से भी आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ जाता है। जब आपने अपने डाटा सेट के अंदर बहुत ज़्यादा आईवी शामिल कर लिए हैं, कम्प्लेक्स मॉडल बना लिया है, तो आपके डाटा सेट के अंदर मल्टी का इशू आ जाता है। तीसरा जो रीज़न है वो मल्टीकुलिनैरिटी के एग्जिस्ट करने की, वो है मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैथमेटिकल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक वेरिएबल का दूसरे के ऊपर लीनियर इफेक्ट है, क्वाड्रेटिक इफेक्ट है, या क्यूबिकल इफेक्ट है। तो वो अगर आपने उसको ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक आपने वेरिएबल लीनियर टर्म में भी शामिल किया हुआ है और एक आपने उसी का स्केयर डाल के भी शामिल किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ जाता है। या आपने जब एक वेरिएबल का लीनियर फॉर्म में भी लिया हुआ है और उसी वेरिएबल को आपने स्केयर फॉर्म में भी लिया हुआ है, तो डेफिनेटली वो दोनों वेरिएबल्स आपस में हाईली कोरिलेट करेंगे, जिसकी वजह से डाटा सेट के अंदर मल्टी का इशू आ जाएगा। जो फोर्थ रीज़न हो सकती है मल्टीकुलिनैरिटी के एग्जिस्ट करने की, वो है इनसफिशिएंट डाटा। इनसफिशिएंट डाटा का मतलब ये है कि आपके जो डाटे का सैम्पल साइज़ है, जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत कम है। जब आपके डाटा की का नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, जब आपका सैम्पल साइज़ बहुत कम हो एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ जाए। मसलन आपके जो टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो हम फॉर एग्जांपल 5 to 6 आपके आईवी हैं और आपके पास टोटल 8 to 10 ईयर्स का डाटा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली है कि आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ जाएगा। फिर जो लास्ट रीज़न है, जो लास्ट काज है मल्टीकुलिनैरिटी के एग्जिस्ट करने की, वो है डमी वेरिएबल ट्रैप। डमी वेरिएबल ट्रैप बेसिकली क्या है कि अगर आपने अपने मॉडल के अंदर डमी वेरिएबल शामिल किए और तमाम डमीज़ ही आपने शामिल कर लिए हैं, तो उसकी वजह से वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में हाईली को रिलेट हो जाएंगे और जिसकी वजह से डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ जाएगा।
अब डमी वेरिएबल हम बनाते कैसे हैं, हम कैटेगरी डाटा को कैटेगराइज करते हैं और उन कैटेगरीज के अगेंस्ट हम डमी वेरिएबल बनाते हैं। तो जब आपने सारी ही वो इंक्लूड कर ली, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल की, तो एक मेल की डमी और एक फीमेल की, तो अगर आपने दोनों ही डमीज़ को शामिल कर लिया है तो फिर डेफिनेटली डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलरिटी का इशू आ जाएगा। कि अगर हम वैसे जैसे बात करते हैं, मेल वाली डमी को हमने नंबर दिए 1 1 और फीमेल को हमने 0, तो इसी के साथ आपने अगेन दोबारा डमी बनाई, वहाँ पे फिर अगेन यही नंबरिंग दे दी 0 और 1 के। तो चूंकि आपने दो कैटेगरी बनाई थी मेल एंड फीमेल की, और उन दोनों कैटेगरीज को आपने अपनी डाटा सेट के अंदर एज अ डमी यूज़ किया हुआ है, तो फिर उसकी वजह से डाटा सेट के अंदर मल्टी का इशू आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि काजेज़ क्या हैं, रीजंस क्या हैं मल्टीकुलरिटी की। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें।